हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम जंतु और पादप कोशिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी पार्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चन की मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस किए हैं, जिससे आपकी और अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। फ्रेंड्स, आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। अर्धसूत्रण में 2 चरण होते हैं, तो ये सही बात है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, तो ये हमारा गलत है और इसमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ये निम्न 2 चरणों में हो सकता है। तो पहला चरण होता है अर्धसूत्री फर्स्ट, दूसरा होता है अर्धसूत्री सेकंड। फ्रेंड्स, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और इसमें क्या दिया गया है, दुगनी हो जाती है। तो यही हमें बताना था कौन सा कथन गलत होगा। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखें, अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है और इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स, नाभिक कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव को अपने में सम्मिलित रखता है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। फ्रेंड्स, नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है और यही कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, नाभिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। फ्रेंड्स, राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही एक सूक्ष्म कण है, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए हम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है, राइबोसोम्स को। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। फ्रेंड्स, लाइसोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसकी खोज 1955 में डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन करना। फ्रेंड्स, भोजन की कमी के समय लाइसोसोम ही साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है लाइसोसोम को। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है। फ्रेंड्स, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, शैल यानी कि कोशिका, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के शैल विभाजन का प्रयोग किया जाता है।
फ्रेंड्स, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परोक्ष विभाजन कोशिका। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है और इस प्रकार के विभाजन में मार्त कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाएं बनाती है। किसमें? केवल समसूत्रण में। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पशु के यानी कि एक जंतु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? फ्रेंड्स, जंतुओं के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। ये तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखें, इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना, किससे? मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त इसे नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखा है, इसे स्टेम कोशिका द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? फ्रेंड्स, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, तो हम इन्हें एक कोशिकी कहते हैं। और कुछ कोशिकी ऐसे होते हैं जो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जल। आप इसका ध्यान रखें। जीव द्रव्य में जल की मात्रा कितनी होती है? लगभग 80%। और प्रोटीन की कितनी होती है? प्रोटीन लगभग 15%। तो आप ये भी ध्यान रखें। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 1%। तो आप ये भी सबको ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? फ्रेंड्स, स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यद्यपि इनका ये सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, कब? 1855 में ये स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने स्लाइडेन क्या नाम था? स्लाइडेन इन वैज्ञानिक का नाम, और स्वान इसकी कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने बताया था सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं और अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोंसक पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इस पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विषाणु यानी कि वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता भी चुका हूँ। लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्महत्या की थैली, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस। डीएनए हमारा गुणसूत्र से मैच हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 का सी, 2 का बी, 3 का फ्रेंड्स होना चाहिए हमारा ए। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका प्रक्रियात्मक फंक्शनल क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? फ्रेंड्स, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं को नियंत्रक केंद्रक करता है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। फ्रेंड्स,
सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं में यानी कि जर्म सेल के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं में होता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभजित कोशिका यानी कि मेसेंचिक सेल्स में होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित होती हैं। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो किस रेखा पर स्थित होते हैं? मेटाफेज चरण में। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्रेंड्स, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी, लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एंथोसायनिन। फ्रेंड्स, एंथोसायनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर और चोकोबेरी आदि में पाया जाता है, तो आप इन सबका नाम ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेनेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? फ्रेंड्स, इन विकल्पों में केवल क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पड़हरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल, जिस कारण पौधे के कुछ भाग की पत्तियां जो हरी दिखाई देती हैं, किसके कारण दिखाई देती हैं? क्लोरोफिल के कारण। फ्रेंड्स, इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए दिया है, आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफिल इसमें सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? सेलुलोज, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेलुलोज, तो आप इसे ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये थे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं आपने सबको ध्यान से सुना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्ज़ाम में एनटीपीसी और ग्रुप डी के हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो आप मेरी वीडियो को इसी तरह से देखते रहें, क्योंकि मैं इसमें आपको यूथ कंपटीशन टाइप की फुल बुक सॉल्व कराने वाला हूँ, तो आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। फिलहाल अभी तो मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन जब आप लोगों का सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा तो मैं आपको डेली 3 वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।